हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल प्रकाश और टेस्ट के डिस्कशन को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं। और मेरा जो सेक्शन है हिस्ट्री और साइंस का, ये सेक्शन आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। स्टार्ट होता है आपका हिस्ट्री के सेक्शन से और इसके बाद का जो दूसरा वीडियो होगा जो कि प्लेलिस्ट में डाला जाएगा वो है आपका साइंस का। दोनों सेक्शन मैं खुद डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं हिस्ट्री से। अस्फा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इंग्लिश में बात करें तो हु इंट्रोड्यूस्ड दो अस्फा एंड सिंग अस्फा सिस्टम। ठीक है, देखिए इसका आंसर तो काफी सिंपल है कि इसका आंसर जो है वो जहांगीर है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अगर ट्रेस किया जाए कि आखिर ये जो क्वेश्चन है वो मेडिवल हिस्ट्री के या मुगल हिस्ट्री के या दिल्ली सल्तनत के किस पार्ट से आता है, तो ये जो टॉपिक है जिससे ये क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक का नाम है मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो बोलते किसको हैं। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग मनसबदारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखिए एक्चुअली में ये होता क्या था। जो मनसबदारी सिस्टम है वो एक टाइप का मिलिट्री यानी सैनिक और सिविल सर्विसेज का अरेंजमेंट हुआ करता था कि किसी भी व्यक्ति का, जो भी कोई भी ब्यूरोक्रेट है, कोई भी अधिकारी है जो मुगल सिस्टम में काम कर रहा है, उसका रैंक, उसका सैलरी, उसका पद पोजीशन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए अकबर के द्वारा एक सिस्टम लाया गया था जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम। मनसब अपने आप में एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रैंक या पोजीशन। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू हो गया। अब बात करते हैं कि इससे कौन कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, और जो क्वेश्चन फ्रेम होता है उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर देते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला सिस्टम क्या है, ये लाया कहां से गया था, ये नॉर्मली सवाल पूछा जाता है। तो इसको लाया गया था मंगोलिया से। ठीक है, या किसी किसी सेट में अगर बनाइएगा या उसमें ऑप्शन आएगा तो मंगोलिया के जगह पे सेंट्रल एशिया आ जाएगा। तो सेंट्रल एशिया भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात करें हम लोग कि होता क्या था, मतलब इसके फीचर्स क्या थे। तो इसके मेनली दो फीचर्स होते थे। ठीक है, पहला फीचर था जिसको हम लोग बोलते थे जाट। ठीक है, और जो दूसरा फीचर होता था उसको हम लोग बोलते थे सवार। क्या बोलते थे? सवार। जाट कुछ नहीं होता था, पैदल सैनिक कितने हैं, कितने ट्रुप्स हैं साथ में, ठीक है, वो जाट कहलाता था। तो ये ट्रुप्स का संख्या यानी पैदल सैनिक का संख्या, जाट। दूसरा था सवार। सवार क्या होता है? सवार होता है कितने हॉर्समैन थे। हॉर्समैन का मतलब हुआ कैवेलरी, या फिर कितने घुड़सवार थे, ये तय होता था मनसबदारी सिस्टम में। ठीक है, अब एक दो फैक्ट इसमें और, इस जो मनसबदारी सिस्टम है इसके बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो ये आईने अकबरी नाम का एक किताब है, ये भी एक क्वेश्चन ही बनेगा कि आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी कौन लिखा था, ये एक सवाल है। तो लिखा था अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, तो आईने अकबरी में इसके बारे में लिखा गया है कि कुल 66 यानी 66 किस्म के, 66 प्रकार के मनसब हुआ करते थे। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है बात। इसके अलावा अगर जो आगे क्वेश्चन अगर इसमें डिटेल में आगे पूछता है तो वन लाइनर में एक सवाल ये भी पूछता है कि आखिर मनसब सबसे मिनिमम क्या होता था, सबसे मैक्सिमम क्या होता था। सबसे मिनिमम जो होता था वो होता था 10। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम जो था वो 5000 हुआ करता था। ठीक है, तो ये 10 हो गया मिनिमम, 5000 हो गया मैक्सिमम। 5000 मैक्सिमम किसको मिलता था? जो उस टाइम नॉबल्स हुआ करते थे। ठीक है, उनको जो है 5000 का मनसब दिया जाता था। फिर एक और सवाल बनता है कि अकबर के शासनकाल के बाद, मतलब जो उसका अंतिम समय है अकबर के शासनकाल का, उस समय जो है ये जो मनसब का जो सिस्टम हुआ करता था, जो नंबर हुआ करता था, इसको बढ़ा दिया गया और बढ़ा के 7000 कर दिया गया। ठीक है, तो ये 7000 कर दिया गया था।
ठीक। अब ये दिया किसको जाता था, तो ये मेनली जाता था राजपूत को, और जो उस समय राजकुमार हुआ करते थे उनको दिया जाता था। इसमें एक सवाल बन सकता है कि 7,000 का मनसब किसको दिया गया था। है तो 2-3 आदमी, लेकिन एक जो फेमस नाम है उसको याद रखना जरूरी है, और वो फेमस नाम है मानसिंह। ठीक है, फेमस जो नाम है वो था मानसिंह। ठीक, मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया गया था। ठीक है, तो ये जो सारा सवाल था इसमें मनसबदारी से रिलेटेड, अब आप मेरे हिसाब से कोई भी सवाल जो है छूटना नहीं चाहिए, इतना सफिशियंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें लिख रहा है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, यानी विच फेमस वॉर टुक प्लेस इन 1565। ठीक है, 1565 में कौन सा युद्ध जो है वो हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए सवाल अगर इसका हम लोग डिस्कस करने जाएं तो काफी सिंपल है कि इसका सीधा आंसर जो है हम लोग बात कर दें, लेकिन इस पर अगर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो और भी बहुत सारी जो चीजें हैं इससे क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें सिंपल जो बात करें हम लोग, तो अगर हम लोग मान लीजिए कि पानीपत के बारे में ही बात कर ले, ठीक है, इसका आंसर सिंपल है कि बैटल ऑफ तालीकोटा है। पहले बैटल ऑफ तालीकोटा को ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बैटल ऑफ तालीकोटा जिसको हम लोग राकसा तंगाड़ी भी बोलते हैं, राकसा तंगाड़ी। ठीक है, इसका एक और नाम है, ये भी प्रश्न बना है कि राकसा तंगाड़ी कौन सा है, तो है तो ये बैटल ऑफ तालीकोटा ही, लेकिन इसको फर्दर अगर और डिटेल में जाके पूछता है तो ये पूछ सकता है कि राक्षस तंगाड़ी किसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हुआ कहाँ था, सबसे पहले ये जगह है आपका कर्नाटका में, ये कर्नाटका में। ठीक है, अब ये किससे इसके बीच हुआ था। ठीक, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। सबसे पहला ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य यानी विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर और किसके बीच में, दक्कनी सल्तनत। ठीक है, दक्कनी सल्तनत। यहां से विजयनगर एम्पायर से जो लीड कर रहे थे उनका नाम था राजा राव। ठीक है, राजा रामा राय, पूरा नाम राजा रामा राय। ठीक है, ये कौन से डायनास्टी से थे ये भी सवाल बनता है, तो ये सवाल था, इसका आंसर हो सकता है अराविडु डायनास्टी, अराविडु डायनास्टी। ठीक है, अराविडु डायनास्टी वही डायनास्टी है, याद रखिएगा, जिससे कृष्णदेवराय आते थे, और ये जो रामा राय हैं ये कृष्णदेव राय के सन इन लॉ यानी दामाद थे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब डेक्कन सल्तनत आता है, तो डेक्कनी सल्तनत में अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन था इसमें, तो बीजापुर, बीदर, गोलकोंडा, ठीक है, और बहमनी। ठीक है, ये सारे जो है वो डेक्कनी सल्तनत में इसके साथ लड़ाई था। ठीक है, ये राकसा तंगाड़ी के बाद थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि इन लोगों ने जैसे ही ये वॉर जीता, जीतने के बाद जो हम्पी नाम का शहर हुआ करता था जो कि विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल भी था, विजयनगर एम्पायर का, उसको इन लोगों ने तहस नहस कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया उसका, जिसके रिमेन्स जो है वो आज भी हम लोग देखते हैं, और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, इतना है इस सवाल से रिलेटेड। अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। सवाल है कि हु वाज द ऑथर ऑफ तबाकत नासिरी। ठीक है, तबाकत नासिरी का लेखक कौन था। ठीक है, थोड़ा सोर्स ट्रेस करते हैं कहां से ये सवाल बना है। ठीक, तो ये जो सवाल है ये बना है आपका दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, एक चार्ट आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करा देंगे जिसमें हर एज वाइज, जैसे एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसका एक चार्ट हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। देखिए होता क्या है कि अगर आप लोग उसको रैंडमली पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहता है और भूलने का जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप ये कर सकते हैं कि उसको थोड़ा अरेंज करके अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखिएगा तो वो जो है वो याद भी रहेगा। दूसरा, कभी कभी ये भी सवाल आता है कि इस बुक में किस
डायनेस्टी के बारे में या किस राजा के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको अगर टाइमलाइन क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं कि या तो आपको आंसर पकड़ने में आसानी होगा या तो आप ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ किताब के बारे में। 2-3 किताब जो है वो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो किताब है, जो सबसे पहली बार दिल्ली सल्तनत के बारे में या गजनी के आगमन के बारे में या घोरी के आगमन के बारे में लिखा गया था, उसमें एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग सब जानते भी होंगे। सबसे पहला जो राइटर है उनका नाम है अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी। ठीक, अल बरूनी जो है वो आपका मोहम्मद गजनी के साथ ये आया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है या सबसे जो क्रूशियल पार्ट होता है हिस्ट्री का, वो ये है कि आप इसको सोर्सेस के साथ ट्रेस करते हैं। देखिए, पुराना हिस्ट्री का मतलब ही क्या हो गया, हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इस चीज का एविडेंस जो है, कोई भी चीज हुआ है उसका एविडेंस कहाँ से मिलेगा, तो उसके कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज होंगे। हिस्टोरिकल सोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आता है लिटरेरी सोर्सेज, और ये सारे जो हैं वो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे मेडिवल हिस्ट्री के, और उसमें स्पेसिफिक बात करें तो दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अल बरूनी के बारे में। तो उसका एक किताब है, बहुत फेमस किताब, जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, ठीक है। ठीक है, किताबुल हिंद, जिसको हम लोग तारीख हिंद भी बोलते हैं, तारीख हिंद। ठीक है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट किताब हो गया। लेकिन अल बरूनी जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो उस अल बरूनी के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अल बरूनी को हम लोग फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडोलॉजी। इंडोलॉजी क्या होता है, भारत का अध्ययन, इंडिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिया को हम लोग इंडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी। ठीक है, एक बात ये हो गया, सारा सवाल इसी से बनते जा रहा है। वन लाइनर सवाल में यही सारे सवाल बनेंगे। फादर ऑफ इंडोलॉजी किसको बोला जाता है, हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं किताबुल हिंद किताबुल हिंद, लेकिन एक दो सवाल जो एक्स्ट्रा यहाँ से बन सकता है वो फादर ऑफ इंडोलॉजी, फादर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। तीसरा इसके बारे में एक और बात कहा जाता है कि ये जो है वो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, मानव शास्त्र का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। दूसरी बात, इसने जो है वो भारत के रिलीजन के बारे में, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के बारे में, ठीक है, और साइंस के बारे में किताब में लिखा है। ठीक है, ये अल बरूनी हो गया। अब यहां तक तो ये अल बरूनी क्लियर होता है। दूसरे हम लोग बात करें तो एक और यहाँ पे फेमस किताब था, जैसे कि आप लोगों ने ऑप्शन में भी देखा था, मिनहाजुस सिराज। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनका किताब है उसका नाम है तबाकत नासिरी, तबाकत नासिरी। ठीक है, ये इनका जो है वो फेमस किताब है। कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको थोड़ा सा लाइन वाइज बताऊं, ताकि उसको जो याद करना है, उसका जो रिटेंशन है वो थोड़ा अच्छा हो सके। अब देखिए, हम लोग जो पहली बार जो अल बरूनी पढ़े वो हम लोग देखें कि वो किसके साथ आया था, तो गजनी के बाद। ठीक है, गजनी के बाद गोरी का आना होगा। ठीक है, और गोरी के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा। ऐबक जो है, जो उसका कमांडर हुआ करता था, वो हमको जो है वो यहाँ पे इंडिया में दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये जो मिनहाजुस सिराज का जो बुक है तबाकत नासिरी, इसमें जो है वो स्लेव डायनास्टी, ठीक है, स्लेव डायनास्टी जो कि ऐबक का डायनास्टी हुआ करता था, या फिर मामलुक डायनास्टी या गुलाम वंश जो हम लोग बोलते हैं, उसका जानकारी जो है वो आपको तबाकत नासिरी से ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक अगर आपको सवाल पूछ दे
कि रजिया सुल्तान के बारे में किस बुक से हमें जानकारी मिलती है? तो यही उसका आंसर है। क्यों? क्योंकि स्लेव डायनास्टी के बारे में जो है हमें कहाँ से पता चलता है? तो मिनाजुसिरा से पता चलता है, उसका जो बुक है तबाकत नासिरी से पता चलता है। तो स्लेव डायनास्टी में कौन कौन है? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। तो रजिया का आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में एक फैक्चुअल चीज ये है कि जो ये लिखा गया था वो नसीरुद्दीन के लिए लिखा गया था, जो कि गुलाम वंश में ही था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आने वाला जो है रजिया के बारे में भी उससे जानकारी हमें मिल जाता है। तो देखिए, ये सारा सवाल अगर आप प्रयास कीजिएगा कि सारा सवाल हम रटे हुए रहें वन लाइनर के फॉर्म में फैक्चुअली, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप लिंक भी नहीं कर पाइएगा, और हमेशा जो है वो, इससे देखिए क्या है, बार बार आपको उसी चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। और बार बार रिवीजन करना, चलिए ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जिसको आप बार बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन जिस चीजों के लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिंकेज के थ्रू उसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक तरीका जो है वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है कि हमको ये पता है कि हाँ ये स्लेव डायनास्टी है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट जो बोलते हैं ना कि इंटेलिजेंस से जो हम लोग गेस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो ये आंसर जो है वो आपको निकाल के दे देगा अगर आपको इतना जानकारी इसके बारे में है तो। ठीक है। फिर एक और इसमें राइटर थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, थोड़ा जियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट राइटर है। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका जो किताब था मेनली लिखा गया था तुगलक डायनेस्टी के टाइम, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, FST। और सिंपल सा चीज है, इनके किताब का नाम क्या है? तो ये लिखा गया था इनके टाइम में, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, क्लियर है? ठीक है, इतना ही है। ठीक, अब आते हैं एक और जो इसमें ऑप्शन बचा हुआ था उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अलबरूनी हो गया, मियां सिराज हो गया, जियाउद्दीन बर्नी हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का काम हमने फिनिश कर दिया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है, हाँ, ये क्वेश्चन है कि आपको जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी क्रमानुसार, समय के काल के क्रमानुसार जो है वो इसको सजाना है। क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी में कालानुक्रम से सजाएं। ठीक है, देखिए इसमें, इस सवाल में कोई बहुत कुछ हुआ करने वाला सवाल ये है नहीं, सिंपल सिंपल सा सवाल है। आपको अगर इतना भी क्लियर है कि ये कौन से डायनेस्टी से है, कौन से डायनेस्टी से, क्लियर अगर ये चीज पता है, तो आप उस बेसिस पे भी ये सवाल को है जो सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सिंपल तरीका जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है, डिटेल में हम लोग इसका डिस्कशन तो कर ही लेंगे, सिंपल तरीका क्या है? तुगलकाबाद अगर आप कुछ नहीं भी जानते हैं तो इतना आप श्योर रहिएगा कि ये तुगलक डायनास्टी से बना हुआ है, किसी ने किसी ने बनाया होगा। तो मान लीजिए रख लिए कि ठीक है, तुगलक पहला चीज। लोधी गार्डन है तो जरूर लोधी नहीं बनवाया होगा, तो हो गया लोधी। कुतुब मीनार, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानता है, नाम ही इसमें लिखा हुआ है कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया होगा। तो चलिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया होगा, जो कि स्लेव डायनास्टी का है। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी सामान्यतः सब कोई जानता है अकबर से संबंधित है, तो फिलहाल हम लोग अकबर मान लेते हैं, जो कि मुगल साम्राज्य का है। ठीक, अब एक सिंपल सा ट्रिक होता है, आप लोग जानते भी होंगे, हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं जब दिल्ली सल्तनत, तो उसमें जो क्रम से कौन कौन सा डायनेस्टी आया है इसके लिए, तो वो ट्रिक है जीके का टसल। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, जी के टसल, TSL टसल, ये गुलाम, ठीक है, ये खिलजी, ये तुगलक, ये सैयद, ये लोधी। सिंपल है, इतना ही ट्रिक से ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कौन बनाया है? तो गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हो जाएगा आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया आपका, ये पहले सबसे पहले बना होगा कुतुब मीनार। दूसरा जो सवाल है उसमें डायनास्टी है वो है खिलजी। ठीक है, खिलजी से रिलेटेड यहाँ तो कुछ है नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा आता है तुगलक। ठीक है, तो ये जो हमारा तुगलकाबाद है वो नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, तुगलक हो गया, उसके बाद सैयद है, सैयद भी इस सवाल में नहीं है। लोधी है, तो ये हो जाएगा लोधी, और लास्ट में अकबर, तो ये 4 नंबर पे अकबर हो गया। तो ये इसका सीरीज जो है वो अरेंज हो गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वाइन टंका, सफगनी और जीतल, ये सल्तनत पीरियड का जो है वो कौन कौन सा मेटल से बना हुआ था। देखिए इसमें बात तो अगर क्वाइनेज पे हम लोग बात करने जाएं तो बहुत सारा बात कर सकते हैं। मेजर मेजर जो बात है जो अभी हम लोग कर सकते हैं समय के लिमिट में, तो वो ये हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्वाइनेज के बारे में अगर हम थोड़ा जाने तो देखिए हमेशा सवाल जो है, देखिए हिस्ट्री के सोर्सेस से सवाल जो है वो हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक लिटरेरी सोर्सेस का जो हमने पिछले में जो डिस्कशन कर दिया पिछले क्वेश्चंस में, तो वो थोड़ा बहुत क्लियर होगा। फर्दर और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे उसमें हम लोग डिस्कशन कर ही लेंगे। मिला जुला के अगर हम लोग 10-15 टेस्ट का डिस्कशन अगर हम लोग ढंग से कर दें तो वो 10-15 टेस्ट से आपका जो है कम से कम 5000 सवाल सॉल्व हो सकता है। 5000 सवाल का कंटेंट जो है वो हम लोग उस टेस्ट में डिलीवर कर सकते हैं अगर हम लोग ढंग से डिस्कस करें तो। लिटरेरी सोर्सेज हम लोग देख लिए, हम लोग आते हैं क्वाइनेज पे। क्वाइनेज की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो क्वाइन हुआ करता था, जो हम लोग इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट क्वाइन जो है डिस्कवर हुआ है, वो सबसे पहला था पंच्ड मार्क क्वाइन। ठीक है, पंच्ड मार्क क्वाइन यानी इसको हिंदी में जिसको हम लोग आहत सिक्के भी बोलते हैं, आहत सिक्के, जो हिंदी मीडियम है उनके लिए आहत सिक्के। ठीक है, आहत सिक्के का शुरुआत जो है वो कहां से हुआ था, तो महाजनपद काल जो होता था ना, महाजनपद काल, महाजनपद, महाजनपद यानी 6th सेंचुरी बीसी। तो हमें जो भी सबसे ओल्डेस्ट क्वाइन मिला है, ओल्डेस्ट क्वाइन का जो एविडेंस मिला है वो मिला है महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल से देखिए यहां से लिंकेज कैसे बनाते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि आप अंडर द सन जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप याद कर लिए हो या एट ए टाइम आपके माइंड में बैठा हुआ, लेकिन कुछ अगर प्रॉपर लिंकेजेस को अगर आप पकड़ लेते हैं तो उससे जो है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर जो है आप डिराइव कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेस पे। तो मान लीजिए अगर सवाल पूछता है कि मौर्य के पीरियड में किस तरीके का क्वाइन जो है वो चलता था, नियर अबाउट मौर्य के, मौर्यन डायनास्टी के नियर अबाउट जो सबसे नियर जो काल हो सकता है, जो समय हो सकता है, जो पीरियड हो सकता है, वो क्या होगा, महाजनपद पीरियड। तो इसमें चुपचाप पंच मार्क क्वाइन मार देना है। ठीक है, आगे हम लोग मौर्य क्वाइन के बारे में बात भी कर लेते हैं। तो देखिए अगर मौर्यन क्वाइन के बारे में बात कर ले थोड़ा सा, तो बोलते थे कारछापण, ठीक है, एक बोलते थे फण या पनम, ठीक है, और एक बोलते थे हम लोग निष्का। ठीक है, ये गोल्ड कॉइन होता था, ये सिल्वर कॉइन होता था, ये कॉपर कॉइन होता था। ठीक है, ये निष्का आपको वैदिक पीरियड में भी जो गोल्ड कॉइन होता था उसको निष्का ही बोलते थे, ये आप लोग देखे होंगे। फिर हम लोग बात कर लें, ये तो हो गया। अब थोड़ा बहुत गोल्ड कॉइन्स के बारे में अगर डिटेल में बात करें, जहां से कॉइने से सवाल जो बनता है उसमें क्या है, गोल्ड कॉइन सबसे पहले लाया कौन था, तो सबसे पहले लाया था इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड कॉइन लाने वाला इंडिया में कौन है, तो इंडो ग्रीक्स। अब ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि देखिए पहले, इसके पहले हम लोग बात किए कि निष्का जो कॉइन है वो ऑलरेडी गोल्ड हुआ करता था, लेकिन अब देखिएगा तो इंडो ग्रीक्स का और मौर्यंस का जो पीरियड है वो थोड़ा बहुत ओवरलैप भी करता है। फर्स्ट एविडेंस जो मिलता है ना हम लोग को कॉइन का, वो इंडो ग्रीक्स का ही मिलता है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया वेयर इंडो ग्रीक्स। ठीक है, फिर यहीं से सवाल एक आ जाता है कि कुषाण एक डायनास्टी है जो साका डायनास्टी हुआ करता था। सीथियंस ट्राइब जो है, यूची ट्राइब, ये सारे ट्राइब जो है वो वेरियस ट्राइब हुआ करते थे बैक्ट्रियन रीजन के, इंडो ग्रीक रीजन के। तो वो सारे में ही एक कुषाण जो है वो डायनास्टी हुआ करता था, और कुषाण डायनास्टी के टाइम जो है वो प्योर गोल्ड कॉइन जो है वो इशू किए जाते थे। ठीक है, इसी के बाद फिर जो गुप्ता डायनास्टी आता है, तो ऐसा बोला जाता है कि नंबर में तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो गोल्ड का जो क्वालिटी था वो थोड़ा सा डिटोरिएट कर गया था। तो ये क्वाइनेज से ये बात हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल जो है वो क्वाइनेज पे हम लोग इतना बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब आगे आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सवाल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मनसबदारी सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पहले ही देख चुके हैं कहां से लाया गया था,
तो मंगोलिया से लाया गया था, और जो दो अस्पा और सिंह अस्पा था ये जो है वो जहांगीर के टाइम, अगर वहां पे मिस हो गया होगा तो जहांगीर के टाइम जो है वो ये सिस्टम जो है वो लाया गया था। इसको आगे भी कंटिन्यू किया गया था, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये सब जो है वो अपने अपने फॉर्म में ही मनसबदारी सिस्टम को लेके आगे बढ़े थे। और एक और कारण माना जाता है मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का या उसके डिक्लाइन या डाउनफॉल का या पतन का, कि ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये आगे जाके उसके पतन का कारण बना। यानी कि ये जो मनसबदारी सिस्टम है इसके वजह से जो है वो बहुत सारे जो मनसब थे वो अपने आप को धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राज्य में अपने आप को घोषित करते गए, और मुगल एम्पायर जो है वो छोटे छोटे भाग में टूट गया, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी जो था मुगल का वो धीरे धीरे वीक होते लगा। जैसे जो बाद के मुगल आए, लेटर मुगल्स आए, वो उतना स्ट्रांग नहीं थे जितना जो है वो अर्लियर मुगल हुआ करते थे। इस वजह से उन लोगों ने अपने आप को धीरे धीरे आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है इतना ही से। फिर हम लोग आते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पांडिचेरी के संबंध में, विथ रेफरेंस टू पांडिचेरी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहला है कि दे वर द फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्यूपाई, पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्यूपाई पांडिचेरी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सेकंड यूरोपियन पावर जो थे वो फ्रेंच थे, और थर्ड इसमें जो लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो है उन्होंने कभी भी पांडिचेरी को कैप्चर नहीं किया। अगर नॉर्मल हम लोग कॉन्सेप्ट से जाएं तो मेजर जो ऑप्शन में जो ध्यान होता है वो देना चाहिए जो स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा है। ये वैसे तो ये एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज्यादा जो है वो यूट्यूब पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन टेक्निक है। कि देखिए, कोई भी चीज अगर हम लोग एक्सट्रीम जब पढ़ते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग जब भी रीडिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग की एक हैबिट है कि हम लोग उसको जल्दी इनकोड करके अपने मेमोरी में ले लेते हैं कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। जैसे कोई भी चीज, भारत का पहला, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा, ये सारा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं अपने ब्रेन में उसको उसको हम लोग सेव कर लेते हैं, इनकोड कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वो हमेशा हमें याद रह जाती है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आपको ऐसा लग रहा है जो आपने कभी सुना नहीं हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर एक बार सोच लीजिएगा कि मतलब अगर एक्सट्रीम होता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मटेरियल में उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया रहता है, या उस पर हमारा दिमाग जरूर उस पर काम कर चुका होता है या ध्यान में आ चुका होता है। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा उसके बारे में 2 मिनट सोचिएगा। इस सवाल में हम लोग बात कर लेते हैं कि पांडिचेरी जो है वो, थोड़ा हिस्ट्री ऑफ पांडिचेरी बेसिकली इसमें समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि पांडिचेरी के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, ये वहां का कोड है, आरटीओ कोड। तो पांडिचेरी के बारे में बात करें तो सबसे पहले पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले जो है वो पोर्टुगीज ही थे। ठीक है। और उनको जो है वो सुल्तान ऑफ बीजापुर से, सुल्तान ऑफ बीजापुर से पोर्टुगीज को जो है मिला कहां से था, एक सेकंड, उनको मिला कैसे था पोर्टुगीज, पोर्टुगीज को पांडिचेरी तो मिला था वो सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक है। नया शहर था, खाली शहर था, वहां कुछ खास हैबिटेशन नहीं था, तो जो है वो सुल्तान ऑफ बीजापुर से उन्होंने ले लिया था। ठीक है। पोर्टुगीज के बाद ये जो है वो डच के हाथों में चला गया। ठीक है। डच के बाद ये जो है वो चला गया फ्रेंच के हाथों में। फ्रेंच के हाथों के बाद ये चला गया जो है वो आपको इंग्लिश के पास, जो इंडो कर्नाटिक वॉर जो हुए थे, जो कि बेसिकली फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होते थे। सिर्फ कहने के लिए था कि उसमें जो है वो इंडियन स्टेट्स इन्वॉल्व है, लेकिन एक्चुअली में ये होता था कि एक इंडियन स्टेट्स का साथ जो है वो फ्रेंच दे रहे थे, दूसरे का जो साथ है वो इंग्लिश दे रहे थे, और एक्चुअली में वही आपस में लड़ रहे थे अपने अपने सुप्रीमेसी, अपने अपने वर्चस्व के लिए। तो वो जो है वो इंग्लिश ने भी कैप्चर कर लिया, और बाद में फिर वो चीजें जो है वो फ्रेंच के पास भी चली गई, लास्ट में फ्रेंच के पास चली गई। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि उसको जो है वो भारत में मिलाया गया। अभी के डेट में ये जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, जहां का अपना एक विधान सभा है, या स्टेट यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है। ठीक है। तो ये हो सकता है इसमें इंडो कर्नाटिक एंग्लो कर्नाटिक वॉर जो है वो सॉरी, हम लोग थोड़ा बहुत इसमें चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। मेजर जो चीज है उसमें 2-3 बातें याद रखिएगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट
जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर है वो कैसे शुरू हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर जो होता था, ऑस्ट्रियन वॉर सक्सेशन। देखिए यूरोप, ये जो दोनों यूरोपीय शक्तियां थी और दोनों का आपस में जो है वो यूरोप में भी कुछ ना कुछ वॉर चल रहा होता था। तो ये जो ऑस्ट्रियन वॉर जो था सक्सेशन का, वहां से इन दोनों का जो है वो दुश्मनी, राइवलरी जो है वो स्टार्ट हो गया था। उसी का जो है ऑफशूट था, उसी का एक प्रभाव था कि वो यहाँ पे भी लड़ रहे थे। और इसमें इंपॉर्टेंट एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो इंपॉर्टेंट याद रखने का चीज ये है, वो है बैटल ऑफ वंडी वॉश। बैटल ऑफ वंडी वॉश, बैटल ऑफ वंडी वॉश, जो कि 1760 में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ वंडी वॉश जो कि 1760 में हुआ था। ठीक है, एक ये पॉइंट यहां से याद करने का चीज। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संपादक कौन थे? सिंपल सा इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसका आंसर है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में जो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एक तो डिस्कशन हम लोग कर सकते थे एओ ह्यूम के बारे में। इनके बारे में एक ही दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि इनको हम लोग कांग्रेस का फाउंडर बोलते हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। ठीक, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। फिर हम लोग दूसरा इनके बारे में बात जाने तो ये जो है वो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस है। पहला जो जीएस है जनरल सेक्रेटरी जो है वो एओ ह्यूम है। ठीक है, अगर इसमें और डेल्व करते जाएंगे, हम लोग डीप में जाएंगे तो फिर पूरा कांग्रेस पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि एओ ह्यूम के बारे में ये दो चीज बातें डाल के फिर हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर बात करते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो बात करने के लिए है, तो थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल से करते हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम लोग दो तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लें तो उसमें ये हो सकता है, सबसे पहला इनका एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाया था, एक उस पर बात कर लेते हैं। फिर दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग इनका न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर रसगोफ्तार, ये इनका न्यूज़पेपर हुआ करता था। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि रसगोफ्तार जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? तो एंग्लो गुजराती, एंग्लो गुजराती, एंग्लो गुजराती में ये लिखा जाता था। एक, हाँ, ये सवाल कभी कभी बनता है कि रसगोफ्तार जो है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये जो है वो बन सकता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन एक चीज जो थी उसमें यह था कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में। ठीक है, ये जो है वो बनाया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने ही। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी लंदन में बनाया था। हाल ही में एक प्लेक ऑनर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी ओल्ड आर्किटेक्चर या कोई पुराना घर हो किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी का, कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी का, तो इनका जो घर था लंदन का उसी को प्लेक ऑनर दिया गया है। ये करंट में है थोड़ा बहुत, उससे लिंक हो जाता है तो बता देते हैं चलते चलते। ठीक है, फिर आते हैं एक और चीज इनके बारे में, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो थ्योरी है वो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता था? सिंपल लैंग्वेज, यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का, पैसे का इंडिया से यूके यानी इंग्लैंड जाना, ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इसको जो जिस बुक में ये लिखे थे उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका किताब है। दूसरा बात, इनको हम ये भी बोलते हैं कि ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिक जानकारी इनके बारे में कितना हो सकता है। अगर इनके सेशन के बारे में बात करें कांग्रेस सेशन में, तो ये 3 टाइम्स जो है, 3 टाइम्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 3 टाइम्स कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनका जो रिकॉर्ड है
ऑल्दो 4 वाले भी लोग हैं, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है उसको बराबरी किए थे नेहरू जी, ठीक है, वो भी 3 बार जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में एक और पॉइंट है कि पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन कहने का मतलब है कि अभी के डेट में हम लोग नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता था उसके बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के डेट में भी हमारे जो स्टैटिस्टिशियन हैं वो जो है वो इसका यूज करते हैं। इंडिया में पॉवर्टी का स्टेटस क्या है, कितना लोगों का अर्निंग है, उनको जो न्यूट्रिशनल है स्टैंडर्ड्स है वो मीट कर रहे हैं कि नहीं, घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, ये सारा जो स्टैंडर्ड है हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए अभी भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पहली बार पॉवर्टी लाइन का अगर किसी ने कॉन्सेप्ट दिया था तो वो थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार जिसने पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो थे दादा भाई नौरोजी। ये एक किताब और था, थोड़ा अगर और बात करें तो वेज एंड मीन्स, वेज एंड वांट्स, वेज एंड मीन्स ऑफ इंडिया बुक जो है वो इन्होंने ही लिखा था। वेज एंड मीन्स ऑफ इंडिया का जो बुक है वो इसी ने लिखा था, ठीक है। एक और पॉइंट है इनके बारे में कि फर्स्ट एशियन या फर्स्ट इंडियन है जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर रह चुके थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना जो है वो सारा चीज फैक्ट इसमें कवर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा बहुत ज्यादा मिक्स हो गया है, बट आप अगली बार से आपके लिए एक सजेशन ये है कि जब भी किसी टेस्ट का डिस्कशन हो रहा हो तो टेस्ट का पेपर है वो और उसके साथ सिर्फ एक A4 शीट रखा कीजिएगा। जितना भी हम लोग ऑप्शन डील करते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट जो आपको लगता हो कि कुछ नया है उसके लिए एक नोट्स बनाते जो है वो जाइएगा। देखिए टेस्ट देने का 2 मकसद होता है। एक मकसद ये होता है कि आप जो टेस्ट दिए तो आप उस टेस्ट से ये एस्टिमेट कर पाते हैं कि आपने जितना पढ़ा है उतना आप परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होता है टेस्ट का, वो टेस्ट क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आखिर वो टेस्ट जो है वो आपको कुछ नया एडिशन कर रहा है कि नहीं। तो हमारा जो टेस्ट था उसमें हमने कोशिश किया था कि जो भी अच्छा से अच्छा जो टॉपिक है जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में डाल सकें। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में एक नोट्स है। कोई भी एक सवाल जो हम लोग बना रहे थे तो उस सवाल में ये बातें मुख्य रूप से ध्यान रखी गई थी कि जो एक सवाल अगर बनाया जाए, देखिए कहने के लिए हम लोग वन लाइनर सवाल कोई भी सवाल बना दे उसका एक वर्ड में आंसर हो जाए या एक स्टेटमेंट में आंसर हो जाए तो वो करने के लिए वो चीज किया जा सकता था। लेकिन अगर आप थोड़ा क्वालिटी पे जब काम करते हैं, जब आप चाहते हैं कि सामने वाला को उससे कुछ असर हो, उससे कुछ बेनिफिट हो, तो हम लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा खुद से, आप विश्वास करेंगे हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो बाकायदा फ्रेम किया है। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो फैक्ट है जो भी टॉपिक था उस सारे चीजों को देख के फिर हमने क्वेश्चन जो है वो खुद से फ्रेम किए हैं। कोशिश किया हम लोग कि 4-5 जो टॉपिक है उसको एक क्वेश्चन में किस तरीके से डाला जाए, तो हमने उस बात पे मेहनत जो है वो ज्यादा करने की कोशिश की थी। वो दिखा भी क्वेश्चन हमारा, बाकी जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं जो भी अवेलेबल टेस्ट हैं उससे हमारा जो है वो थोड़ा हटके था। उसी तरीके से जब हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं तो देने के लिए हमने क्या, एक ये रास्ता हो सकता था कि हम जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन दे दें। आप भी जानते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जस्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो खास करके वीडियो पे या लाइव आके या अपलोड माध्यम से हमने देने का कोशिश इसलिए किया ताकि हम लोग जो है वो एक एक ऑप्शन पे 2-2 3-3 बात जो है वो आपसे हम लोग बात करके उसमें आपका जो नॉलेज है उसका इनरिचमेंट कर सकें, उसमें 2-4 पॉइंट का एडिशन कर सकें, ठीक है। तो हमारा मकसद ये था। अब जैसे आप दादा भाई नौरोजी एक ऑप्शन में आया तो हमने दादा भाई नौरोजी के बारे में जितनी चीजें पे बात कर ली। अगर दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इस बोर्ड पे जो चीजें लिखी हुई हैं उतने में आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और इसको जानने में हमने कितना मेहनत किया, 2 मिनट लिंकेज होते गया, 2 मिनट में हम लोग सारा चीज दादा भाई नौरोजी, हाँ ये 4-5 बातें जो है वो एक बार में हमारी क्लियर हो गई। तो ये डिस्कशन जो ऑनलाइन करने का जो मकसद था ना वो हमारा यही था कि हम लोग थोड़ा बहुत जो है वो उसको डील करते चले ताकि जो है वो आपको याद रखने में, रिटेंशन में आसानी हो। मोर ओवर जो बात है सारा वो रिटेंशन का ही है। आप कितना भी पढ़ लें जो भी कुछ कर लें लेकिन अगर आप रिटेन कर रहे हैं तो वही जो है वो फ्रूटफुल होगा, आपको एग्जाम में वही हेल्प करने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं जो दूसरा ऑप्शन होता था वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
ये थोड़ा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ है, इस वजह से कभी कभी कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है, बट ठीक है, इसको थोड़ा बियर कर लीजिएगा। बाकी कंटेंट में कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, वो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहला बात ये बोलते हैं कि इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको बोला जाता है, ठीक है। बोला कौन था? तो वी.ए. स्मिथ बोले थे। ये भी एक सवाल बनता है कि वी.ए. स्मिथ जो है वो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोले थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो आप जानते होंगे, आपने अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें जो बाल गंगाधर तिलक है, ये लोग थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट माइंड के आते थे और अंग्रेजों को इन लोगों से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था एज कंपेयर टू मॉडरेट, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेथड होता था वो थोड़ा एक्टिव मेथड हुआ करता था, ये थोड़ा सा आगे बढ़ के करते थे। उनके प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट वाला जो है वो उनका सिस्टम नहीं चलता था, ठीक है। ये चीज हो गया। एक और है इनके बारे में कि इनको लोकमान्य बोला जाता था, लोकमान्य, ठीक है। और इनके बारे में कुछ कुछ बात करें तो गणपति फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया था, गणपति फेस्टिवल, ठीक है। गणपति फेस्टिवल आज के डेट में जो हम लोग बॉम्बे में गणपति फेस्टिवल का एक बृहद रूप, एक बहुत मैग्नेनिमस रूप जो हम लोग देखते हैं, उनका शुरुआत जो है उस फेस्टिवल का वो हमारे दादा भाई बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके साथ ही एक शिव जयंती, ये भी फेस्टिवल जो है वो शुरुआत करने वाले यही थे। तो ये एक पॉइंट एडिशन हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही थे, ठीक है। दूसरा इनके बारे में बात करें तो एक इनका बुक था जिसका नाम था गीता रहस्य, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि गीता रहस्य जो है वो किसने लिखा है, तो वो हमारे बाल गंगाधर तिलक है। थोड़ा और इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था आर्यन ओरिजिन का, जो हम लोग वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं बहुत लोगों ने, कि आर्यंस का मूल घर कहाँ है, कहाँ से आए थे, व्हाट वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो उसमें एक इनका भी थ्योरी था कि उसके लिए इन्होंने किताब भी लिखी थी, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो ये मानते थे कि आर्कटिक जो रीजन है, ठीक है, वहां से आर्यंस जो है वो हमारे कंट्री में आए थे, ठीक है। तो ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। इनका अगर हम लोग बात करें न्यूज़पेपर के बारे में तो एक इनका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी, और एक का नाम था महारत्ता। केसरी जो था वो इंग्लिश में था, ठीक है, और महारत्ता जो था वो मराठी में था, ठीक है। ये था, तो ये इनके बारे में हो गया इनका पॉइंट। फिर हम लोग बात करें तो हाँ, एक और चीज था कि एक सेकंड, हाँ, ये जो केसरी इंग्लिश है और मराठी है, ये एक पॉइंट जो है वो मिस हो गया। और आगे आते हैं फिर हम लोग तो दूसरी बात, एक होम रूल मूवमेंट चला था, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे, होम रूल लीग मूवमेंट जो स्टार्ट करने वाले थे, वो जो है वो बाल गंगाधर तिलक ही थे, ठीक। एक होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट ने भी चलाया था और एक बाल गंगाधर तिलक का भी था। तो ये दोनों मूवमेंट जो है वो आपको 1916 में हम लोग को देखने को मिलता है। और होम रूल लीग जो है का जो टाइम है 1916 का, यही जो हमारा टाइम है वो लखनऊ पैक्ट का भी है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट का भी है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्न जो है वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी जो है वो यूनाइट हो जाता है। तो ये इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट, और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं वो हमारे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ही हैं, ठीक है। तो ये एक बात इनके बारे में हो सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंड कंस्टिट्यूटेड होम चार्जेस। इसमें से होम चार्जेस का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में बात करें तो जो फंड है, जो इंग्लिश ऑफिस जो लंदन में खुला था उसको सपोर्ट करने के लिए, सैलरी पेंशन के लिए, या वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। तो सीधा सिंपल सा आंसर है कि ये जो होम चार्जेस हैं वो तीनों जो है वो के लिए यूज किया जाता था। ब्रेन ड्रेन हम लोग जो पहले बात कर चुके हैं उसमें भी यही चीजें थी कि इंडिया का जो पैसा था वो लंदन जो है वो चला जाता था सारा पैसा, और सारे पैसों को जो खर्च था वो इंडियन ऑफिस फंड करने में, सैलरी फंड करने में, पेंशन देने में, लड़ाई लड़ने में, जो बाहर ब्रिटिशर जो है वो दूसरा वॉर वगैरह लड़ रहे थे
वो सारा वॉर लड़ने के लिए जो है वो हमारा इंडिया का पैसा ही जो है वो इस्तेमाल हो रहा था, जिसका जो है विरोध जो है वो इनिशियली जो पहले जो कांग्रेस के कुछ जो सेशंस हुए थे उसमें इसी के बारे में बात होती थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है ब्रिटिशर्स का उसको कम किया जाए, क्योंकि जो इंडिया का सारा पैसा है वो इंडिया के वेलफेयर में ना यूज होके ब्रिटिश जो है वो अपने फायदे के लिए, अपना सैलरी पेंशन वॉर के लिए उसको खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा आंसर था होम चार्जेस। ऑल्दो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सवाल, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये सिंपल सा सवाल है। आप लोग ने थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो ये सवाल जो है वो पकड़ लेंगे। ठीक है, दूसरे सवाल पे हम लोग आते हैं जो कि है जिन्ना के द्विराष्ट्र यानी मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन, कौन सा ऐसा एनुअल सेशन हुआ था जिसमें जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी है उसको जो है वो हेल्ड किया गया था। ठीक, इसका आंसर है लाहौर। ठीक, तो टू नेशन थ्योरी के बारे में दो तीन चीजें हम लोग बात कर लेते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं, टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, दो चार बातें इसमें बात करेंगे। सबसे पहला बात जो है वो टू नेशन थ्योरी, फादर ऑफ टू नेशन किसको बोलते हैं, तो जो है वो सैयद अहमद खान। ठीक है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। अभी के डेट में उसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले जो है वो अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज नाम हुआ करता था। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग बात करें टू नेशन थ्योरी में तो एक नाम आता है हम लोग का इकबाल का। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये टू नेशन थ्योरी में दो तीन जो चीजें हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर फादर का बात करें तो सर सैयद अहमद खान जो है वो आपका आंसर जाएगा। इकबाल के बारे में बात करें, यही इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है वो कविता लिखा है, तो इसको हम लोग स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक, तीसरी बात अगर करें इस क्वेश्चन में तो एक ये है कि पाकिस्तान जो नाम है वो किसने दिया था। जो पाकिस्तान नाम था एक्चुअली में इनिशियली जो नाम था वो था पाकिस्तान। ठीक है, PAX पाकिस्तान। ठीक है, तो वो दिया किसने था, तो चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। ठीक है, ये नाम जो है वो दिया था। ठीक, तो इतना काफी है टू नेशन थ्योरी में। और जो टू नेशन थ्योरी को इफेक्ट देने के लिए जो सेशन लिया गया था वो सेशन जो है वो लाहौर में था, मुस्लिम लीग का लाहौर का सेशन। ठीक है, आगे सवाल आएगा तो इसमें और डिस्कशन करेंगे। ठीक, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल सिंपल सा है कि लिस्ट जो है वो मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। ठीक, तो ये सारा जो है ये न्यूज़पेपर है और ये उसके एडिटर या उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं, जो फाउंडर हैं, उसका जो नाम है वो इसमें दिया हुआ है। ठीक, सिंपल सा है। पहला बात है अब्दुल कलाम आजाद, तो इनका जो है वो अल हिलाल नाम का एक अखबार जो है वो निकलता था। ठीक, दूसरा बात करें हम लोग यंग इंडिया का, महात्मा गांधी। ठीक है, यंग इंडिया। एनी बेसेंट के बारे में बात करें तो न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ठीक है, और बचा बॉम्बे क्रॉनिकल, तो वो हो गया आपका फिरोज शाह मेहता। ठीक है, न्यूज़पेपर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। न्यूज़पेपर जो है वो, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह जो है वो हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो फिलहाल जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पेशल क्लास जो लेके उसमें 2-4 10 मिनट के आसपास का एक वीडियो लेके और उसमें सारा डील कर दिया जाए। ठीक है, फिलहाल जितना था उसमें ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम कांग्रेस रेडियो कौन चलाया करते थे। देखिए क्विट इंडिया, एक चीज सबसे पहला बात इसी में कर लेते हैं तो 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, एक ये हो गया बात। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन में हमारे पास है अरुणा असफ अली, तो अरुणा असफ अली ही वो लीडर हैं। नॉर्मली हुआ क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस होने के बाद जैसे ब्रिटिशर्स को पता चला तो उन्होंने सारे जो मेजर इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम के, जो भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उन सबको अरेस्ट करके और किसी सीक्रेट प्लेस पे या सीक्रेट जेल में कहीं ले जाके बंद कर दिया। तो लीडरलेस हो गया मूवमेंट थोड़े टाइम के लिए। तो उसमें अरुणा असफ अली जो थी ये पहली महिला थी जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस का फ्लैग जो है वो इन्होंने अनफॉल किया, फहराया। कहाँ पे, तो बॉम्बे में, वही गोकुलदास तेजपाल जो कॉलेज है जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हुई थी वहीं पे जो है वो
अरुणा ने उस फ्लैग को पोस्ट किया और जिसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं, हमारे इंडिया के बिहार के जो एक इम्पोर्टेंट लीडर हैं। इनके बारे में दो तीन चीजें हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी से। तो उसमें एक जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं तो हम लोग इनको लोकनायक बोलते हैं, लोकनायक, ठीक है, एक बात ये हो सकती है। ठीक, दूसरा बात हम लोग कर लें आजाद दस्ता। आजाद दस्ता मतलब ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उसी समय जो है वो जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था। एक और बात इनके बारे में जो सवाल आ भी चुका है, बिहार स्पेशल का सवाल है लेकिन चूंकि हिस्ट्री का है तो यहाँ से हम लोग डील करते हुए चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ही वो लीडर हैं जिन्होंने हजारीबाग जेल से दिवाली के दिन हजारीबाग जेल ब्रेक करके यानी जेल से फरार होके और वो नेपाल चले गए थे। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम हुआ था, ठीक है। तो ये जयप्रकाश नारायण के बारे में। फिर एक और चीज है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। संपूर्ण क्रांति जो है, जो मूवमेंट चला था आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद इंदिरा गांधी के समय, तो संपूर्ण क्रांति के भी जो है जयप्रकाश नारायण जो है वो लीडर हुआ करते थे। इसका जो मेन आंसर है कांग्रेस रेडियो किसने किया था, तो वो थी उषा मेहता। इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं, लोहिया जी जो थे, राम मनोहर लोहिया, ये भी जो है वो उषा मेहता के साथ कांग्रेस सीक्रेट रेडियो जो है वो चलाने में ये शामिल थे। बाकी वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग जानते ही हैं, देश के पहले गृह मंत्री, ठीक है। भारत को एकीकृत करने में सबसे बड़ा योगदान है इनका, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इन्हीं के नाम पे है। बारदोली सत्याग्रह से ये संबंधित हैं और वहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है। तो ये वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और भी जैसे जैसे ऑप्शन आते रहेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। फिर आते हैं दूसरे सवाल पे। ये जो सवाल है ये आपका आता है सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, उस टॉपिक का ये सवाल है। हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछता है। देखिए हमने टेस्ट बनाने में ये हमेशा ध्यान रखा है कि कौन सा सेक्शन है जो हमेशा बार बार जो है वो टच करता है, ठीक है। कोई भी आयोग जो है कोई भी क्वेश्चन सेट करने वाला है तो वो ये देखता है कि आखिर कौन सा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन ज्यादा उठाया जा रहा है। तो हम लोग ने उस चीज को ध्यान रख के ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट करने की कोशिश किया था। इसमें बात कर लेते हैं तो यंग इंडिया तो हम लोग इसके पहले ही देख चुके हैं, तो वो महात्मा गांधी का था। प्रार्थना समाज के बारे में बात करें तो प्रार्थना समाज जो है वो आपका है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो जो प्रार्थना समाज हो गया वो हो गया आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। फिर हम लोग बात करें लोकहितवादी के बारे में तो लोकहितवादी हो गए यहाँ पर आपके गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। और रहनुमाई मजदयासन सभा जो है वो उसको नौरोजी फुरदुंजी, ठीक है। और सत्यशोधक समाज जो है वो हम लोग ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बल्कि था, मतलब लेंदी ज्यादा बनाया गया था इसी वजह से, ताकि 4-5 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको इससे क्वेश्चन से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये इसका हो गया सारा, ठीक। फिर आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है ये है आपका इवेंट्स है वही जो पिछला एक क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था मुगल डेक्कन आर्किटेक्चर का, कि कैसे जो है वो क्रमानुसार सजाना है क्रॉनिकल ऑर्डर में। इसका भी वही है, अगर आपको इसका ईयर याद है तो आप आराम से, और ऐसे नॉर्मली भी अगर हम लोग जो मेजर मेजर चीजें पढ़ते हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ बक्सर है, फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ठीक है। सबसे पहले क्लाइव आया होगा, तो सबसे पहले क्लाइव था, उसके बाद से हास्टिंग था, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है वो ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ बक्सर और फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है 1 2 3 4, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन थे? तो इसका आंसर है सीलभद्र याजी, ठीक है। सीलभद्र याजी जो है वो सुभाष चंद्र बोस के साथी थे फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो 2 सेशन से जुड़े हैं, एक त्रिपुरी सेशन, ठीक है, और एक हरिपुरा सेशन, ठीक है। त्रिपुरी सेशन और हरिपुरा सेशन, तो ये सुभाष चंद्र बोस का 2 इंपॉर्टेंट सेशन है। Who among the following was the youngest person to become president of Indian National Congress? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये एक्चुअली में एक स्पेशल सेशन था
जो कि अबुल कलाम आजाद ने होल्ड किया था। और ये जो था, ये उस समय जो है वो 35 साल के थे जिस टाइम इन्होंने कांग्रेस को प्रिसाइड किया था। ठीक है। और अबुल कलाम के बारे में एक चीज तुम लोग पहले पढ़ चुके थे कि वो अल हिलाल नाम का जो अखबार था वो निकालते थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था 1940 में, ठीक है, कहाँ पे, रामगढ़ में। ये हमारे बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ जो है वो हमारा झारखंड में जो स्थित है अभी फिलहाल, तो ये बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामगढ़ जो सेशन हुआ था उस समय जो है वो अबुल कलाम आजाद जो है वो प्रिसाइड किए थे। और इसी रामगढ़ सेशन में इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है की शुरुआत हुई थी। जिससे हमेशा सवाल पूछ ही देता है, सबसे पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था। तो सबसे पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। तो ये सवाल जो है वो पूछता है। ठीक है। सॉरी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द प्लान ऑफ सर स्टॉफर्ड क्रिप्स envisaged that after Second World War, क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे इंडियंस को, या क्या क्या प्रलोभन दिए गए थे, अगर ढंग से बात करें तो क्या क्या प्रलोभन दे दिए गए थे, ठीक है, इंडिया को क्या दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें सिंपल है, एक ही लालच जो है वो हमेशा दिया जाता था जिसके बारे में अब लोगों का जो है भ्रम टूट चुका था और लोग जो है वो अब उतने से नहीं मानने वाले थे। तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये इसका आंसर जो है वो डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है। और क्रिप्स मिशन के बारे में वही लिख दिया है सर स्टफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्लान जो है वो कब आया था, तो इसका एक एरा है 1942। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसके बारे में, क्रिप्स मिशन कब आया था। और यही क्रिप्स मिशन जो है फेल होगा तो फिर कैबिनेट मिशन आएगा। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकली आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहां से आता है आपका एंशिएंट इंडिया का पार्ट। ठीक है, मेडाइवल कर लिए थे हम लोग, मॉडर्न कर लिए, अब यहाँ पे आते हैं एंशिएंट इंडिया का पार्ट। ठीक है, सवाल है इसमें, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। सारे उपनिषद के लिस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है आपका कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में जो है वो नचिकेता और यम के संवाद के बीच बारे में लिखा गया है। ठीक, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि बाकी सब के बारे में क्या क्या है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें ये है, जैसे एक हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं सत्यमेव जयते जो है वो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये आपको लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिखा गया है, लिया गया है ये सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अगर हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में, तो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है याज्ञवल्क और मैत्री संवाद, याज्ञवल्क और मैत्री संवाद के बारे में जो है वो मिलता है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क और मैत्री संवाद में। इसमें याज्ञवल्क और मैत्री संवाद में पुनर्जन्म के बारे में आपस में इन दोनों का चर्चा हुआ है, उसी के बारे में जो है वो बृहदारण्यक में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करें छंदोग उपनिषद के बारे में। छंदोग उपनिषद के बारे में बात करें तो सत्यकाम और जबाली। ठीक है, सत्यकाम जबाली, सत्यकाम और जबाली, ये जो इंसिडेंट, ये जो स्टोरी है सत्यकाम और सत्यकाम जबाली की, ये जो है वो आपका इसी में मेंशन है छंदोग उपनिषद में। ठीक है, सत्यकाम और जबाली। और ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। केनोपनिषद के बारे में ऐसा कुछ स्पेशल डेटा नहीं था तो उस वजह से इसको डिस्कस नहीं किया हमने। फिर हम लोग आते हैं दूसरा प्रश्न पे, वो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कंफर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। अर्थात कि अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो देखिए इसका सीधा आंसर है रूमिनदेई इंस्क्रिप्शन, रूमिनदेई इंस्क्रिप्शन। ठीक है, रूमिनदेई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है हमको। एक्चुअली में वो जो अशोक थे वो विजिट करने गए थे बुद्ध का जो जन्म स्थान है वहां पे, तो उसी में वहीं पे एक पिलर लगाया गया था और उसी पिलर में ये मेंशन था कि रूमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन में ये चीज मेंशन कर दिया गया था कि बुद्ध ने जो है वो लुम्बिनी, जो कि एक तीर्थ स्थान
था बौद्धों के लिए उस समय के हिसाब से, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहां पे जो है वो अशोक गए थे उस जन्म स्थान को देखने के लिए, और उसका जो मेंशन है वो आपका रोमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक और चीज पॉइंट है, जैसे रामपुरवा के बारे में जाने तो बुल कैपिटल जो है वो जो अशोक का स्तंभ होता है, अशोक का जो पिलर वगैरह होता है, उसमें इंस्क्रिप्शन में बुल जो पिलर खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि जो सारनाथ है, उसी तरीके से जो कैपिटल है उस पे एक बुल है, यानी एक बैल का एक स्कल्पचर है। तो ये जो है वो रामपुरवा में से लिया गया है, और यही जो है वो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वहां पे ये रामपुरवा इंस्क्रिप्शन का ही जो बुल का जो प्रोटोटाइप है वो वहां पे रखा गया है। ठीक है, फिर निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो बुद्ध का मूर्ति है, जो हाइट है, उसको अशोक ने इनहेंस कराया था। कनक मुनि बुद्धा उनको बोलते थे, कनक मुनि बुद्धा। अगर कनक मुनि मान लीजिए कभी सवाल आ जाए कनक मुनि जो है वो किससे रिलेटेड है, तो कनक मुनि जो है वो बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, कनक मुनि बुद्धा। ठीक, फिर आते हैं हम लोग बसाड़ में, तो बसाड़ जगह का नाम है जो कि वैशाली में है, बसाड़ जो है वो वैशाली में है। ठीक, तो ये वैशाली का पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, तो बसाड़ अगर आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये वैशाली के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, परिवारजक कौन होता था, श्रामण कौन होता था, उपासक कौन होता था। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, जैसे जो उपासक, ये ऑलरेडी मैच्ड ही है एक्चुअली में। उपासक कौन होता था, जो कि ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिस्ट होता था, जैसा कि अपना अशोक की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अशोक जो है वो पहले उपासक बना, फिर जो है वो आगे जो है वो परिवारजक बना, और आगे फिर वो जो है बुद्ध में संन्यास में पूरी तरीके से दीक्षित हुआ। तो इनिशियली जो है वो जो उपासक है वो ले फॉलोअर हो गया। श्रामण जो है वो प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस होते हैं, कोई श्रामण बन गया, यानी जो वो एक तरीके से पंडित हो गया, मतलब उसने जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, जो पूजा पाठ है, उसकी जो पद्धति है, जो भी मेडिटेशन वगैरह का स्टैंडर्ड है, उसको उसने अचीव कर लिया है, तो वो श्रामण बन जाएगा। परिव्राजक मतलब जो अपना घर छोड़ चुका है, रिनंसिएट हो गया और एक जगह से दूसरी जगह भिक्षा मांग के भटक रहा है। तो ये सारी जो है वो एक तरीके से संन्यास की जो है अवधि होती थी, स्टेजेस होते थे वेरियस, जिसके थ्रू जो है वो लोग बुद्ध धर्म में के जो मार्ग है उसको फॉलो करते थे। ठीक है, आगे अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंदा। ठीक है, किंग नंदा का जो है वो मेंशन हमको किससे मिलता है, तो देखिए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इसका आंसर है। ठीक, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खरावेल राजाओं का हुआ करता था, जो कि उड़ीसा के उदयगिरी केव्स में है, तो वहीं से जो है वो हमको नंद के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब देखिए, इसको अगर आप सोचिएगा कि ये कहीं पढ़ा हुआ हो और उसके बाद ये आप सवाल सॉल्व कर लें, तो ठीक है, वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका ये होता है कि आप लिंक कीजिए ना कि मौर्यन डायनास्टी पहले धनंद का जो डायनास्टी था, जो नंद डायनास्टी है, उसका एरा, उसका काल क्या है। ठीक है, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो खरावेला का है वो खरावेलों का था, जो कि छेदी वंश से संबंधित थे। छेदी वंश, ये भी एक सवाल है कि जो खरावेल है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो वो छेदी वंश से संबंधित है। छेदी दो अलग अलग, कहीं कहीं बुक में अलग तरीके से लिखा रहता है, लेकिन डायनेस्टी वही था। ठीक है, तो ये जो है वो उससे रिलेटेड है। रूमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन हम लोग देख ही लिए। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें वही मेंशन था कि एक चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर के द्वारा स्थापित बनाया गया एक सुदर्शन सागर झील हुआ करता था। ठीक है, और उसी का जो है वो रिपेयर यानी पुनरुद्धार जो है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि रुद्रदमन में कराया था। एक और इसके बारे में है कि ये रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन पहला इंस्क्रिप्शन है जिसको चेस्ट संस्कृत यानी परस्कृत संस्कृत में, प्योरेस्ट संस्कृत में लिखा गया, ये पहला इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये पहला इंस्क्रिप्शन है। दूसरी बात, रुद्रदमन जो है वो वेस्टर्न क्षत्रप, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप यानी इंडो ग्रीक्स के बाद चाका कुशाना, इसके बाद जो वेस्टर्न क्षत्रप्स में जो डिवाइड हो गया था, इंडो ग्रीक्स या फिर कुशानों का जो पद्धति था प्रशासन का, उसमें ये होता था कि वो जो है वो गवर्नर्स के बीच में अपना राज्य को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, बांट देते थे। उसी में जो इंडिया के वेस्ट साइड में जो राजा हुआ करते थे उनको वेस्टर्न क्षत्रप बोला जाता था। ठीक है, और उसी में से एक राजा हुआ करता था रुद्रदमन, उसी का जो है वो अभिलेख लिखा हुआ है, और यही रुद्रदमन जो है वो
उसको इंस्क्रिप्शन उसका जो सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर कराया था, इसी के बारे में इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अयोध्या इंस्क्रिप्शन। तो अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव में एक लाइन में सिर्फ इसको याद रखना है, इस बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ही ऑब्सोल्यूट ऑफबीट टाइप का ये ऑप्शन है या इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी मिलता नहीं है। तो इसमें सिंपल सा यही है कि इसमें शुंग के बारे में पता चलता है, जो शुंग डायनास्टी थी उसके बारे में जो है वो पता चलता है आपका अयोध्या इंस्क्रिप्शन से, शुंग डायनास्टी से के बारे में पता चलता है अयोध्या इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि इनमें से किस इंस्क्रिप्शन से, अशोका के किस इंस्क्रिप्शन से हमें साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट। देखिए अशोका का जो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था उसको हम लोग मेजरली दो पार्ट में डिवाइड करते थे, दो तरीके का वो इंस्क्रिप्शन उस समय में लिखा जाता था। एक होता था आपका रॉक एडिक्ट और एक होता था पिलर एडिक्ट। रॉक एडिक्ट में भी मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट, और जो पिलर एडिक्ट होता था उसमें भी मेजर और माइनर होता था। ठीक है, तो इसमें जो जो ऑप्शन है उसको थोड़ा बहुत डील कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पहला ऑप्शन है हमारा कि थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट, तो थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट में जो है वो राजूका के बारे में पता चलता है। राजूका जो है वो एक ऑफिसर हुआ करता था मौर्य काल में, अशोका के काल में, जो कि आज के डेट में आईएएस या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इक्विवेलेंट हम लोग कह सकते हैं, वही काम हुआ करता था उसका। इसके साथ ही हमको धम्मा के बारे में पता चलता है, धम्मा के बारे में, धम्मा के बारे में कि किस तरीके से ऑफिसर जो है उनको ये ड्यूटी दी जाती थी कि आप जो है वो धम्मा का जो है वो प्रचार करें, देखें कि किस तरीके से जो है वो हमारा जो समाज है उसका समय का, उस कालखंड का, वो किस तरीके से जी रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग दूसरे रॉक एडिक्ट्स में, जो कि है हमारा फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन में देखिए, पहला पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें अपना देखिए पिलर इंस्क्रिप्शन में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मेजरली अशोका का अगर पूरा पिलर से डिस्कस करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये करीब करीब 15-20 मिनट का यही डिस्कशन हो जाता है। तो हम लोग कुछ कुछ मेजर यहाँ पे जो ऑप्शन में नहीं है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं। जैसे जो थर्ड एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, तो उस 13th जो है, सॉरी, तो उसमें कलिंगा वॉर के बारे में पता चलता है, कलिंगा वॉर के बारे में, कलिंगा वॉर के बारे में। ठीक है, कलिंगा वॉर के बारे में इसको याद रखने का यही हमने अपने टाइम जो है वो टेक्निक बनाया था। हम लोग जब याद करते हैं तो उसमें यह था कि 13th जो है वो एक ऐसा मानते हैं, एक सुपरस्टिशन है कि एक अशुभ अंक है, अशुभ अंक है, और वॉर भी जो था एक अशुभ चीज ही है। तो 13th यानी कलिंगा वॉर, तो वॉर से उसको हम लोगों ने रिलेट करके पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट हो ही गया, सेकेंड वाला कर लिया हमने। उसके बाद से हम लोग फिफ्थ में बात करते हैं। फिफ्थ जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें धम्म महामात्रा जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे, जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे, धम्म महामात्रा जिनको बोला जाता था, उसके बारे में पता चलता है हमको, उसके बारे में पता चलता है। फोर्थ जो है उसमें हमें पता चलता है कि भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष यानी युद्ध के स्थान पे अब धम्म विजय हो गया, अब धम्मा विजय करेंगे हम लोग। ये अशोक का उस इंस्क्रिप्शन में कहना था कि अब हम लोग भेरी घोष यानी वॉर से नहीं, धम्म से विश्व को जीतेंगे, धम्म से विश्व को जीतेंगे। ठीक है, धम्म विजय से जीतेंगे या धम्म घोष से, ठीक है, एक ही बात है। ठीक, फिर हम लोग एक और बिहार के स्पेशल में हम लोग पढ़ते हैं 8th, जो कि बोधि ट्री के बारे में बताता है, बोधि ट्री के बारे में। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक, अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो सारा खत्म ही हो गया है, क्वेश्चन बचा नहीं है, लेकिन अंतिम में एक दो बात कहना चाहते हैं कि देखिए ऑलमोस्ट डिस्कशन करने में हम लोगों ने समय के अभाव के कारण जितना भी फैक्ट है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया। बहुत सारा फैक्ट खत्म भी था, मतलब बोलना चाहता भी था आदमी, लेकिन आपको समय के अभाव के कारण बता नहीं पाया। लेकिन जिस तरीके का आप लोग का रिस्पॉन्स होगा उस तरीके से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और अच्छा से अच्छा या और बढ़िया कंटेंट जो है वो आपके सामने ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट के डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।